गुड मॉर्निंग बच्चों। पवन की इतिहास की कक्षा में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपका नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले एक खूबसूरत तस्वीर के साथ थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं। ये तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के बिलिंग नामक जगह की, और ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मंडी जोगिंद्रनगर का पश्चिमी छोर। और इस जगह ने, बिलिंग ने अपना स्थान विश्व भर में रोशन किया है। किस वजह से? यहाँ पर एक स्पोर्ट्स है जिसका नाम है पैराग्लाइडिंग। ये इसकी विश्व स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ हो चुका है। तो बहुत ही खूबसूरत साइट है, और यहाँ पर न केवल जो पैराग्लाइडर है वो आते हैं, बल्कि जो पर्यटक हैं वो भी घूमने के लिए यहाँ पर जाते हैं। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में एक नहीं दो राइडर्स बैठे हैं। एक जो है वो जिसने इसको हायर किया है घूमने के लिए। तो इस प्रकार से आप भी इस तरह से जो वहाँ पर जाके इसका आनंद उठा सकते हैं। तो लीजिए, आज बात करते हैं हम नए अध्याय की, और ये है 8वां। नाम है संस्कृतियों का टकराव। पहले जो टाइटल ही ले लेते हैं, संस्कृतियों का टकराव। थोड़ा सा जो है नीचे एक मानचित्र दिया गया जिसमें हम आज बात करेंगे महाद्वीपों की। तो पहले महाद्वीप पढ़ लेते हैं। जब भी मानचित्र पढ़ना तो उसकी सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। तो इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा जो है पड़ता है आपका उत्तर। तो इस तरह से पहला महाद्वीप पड़ता है आपका उत्तरी अमेरिका। फिर उसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये पड़ता है आपका दक्षिणी अमेरिका। जो पूर्वी अमेरिका उसमें ही आपका जो देश आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और जो दक्षिण में जो बड़ा देश आता है वो आता है ब्राज़ील। तो इस प्रकार से अगर दोनों में डिफरेंस करें तो आपका जो उत्तरी अमेरिका है वो जाना जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण यहाँ पर हुआ। और दक्षिण जो जाना जाता है वो अपने कृषि प्रधानता के लिए जाना जाता है। इनका डिफरेंस है। इसके अलावा जो और महाद्वीप हैं, सबसे विकसित महाद्वीपों में या विकसित देशों की श्रेणी में जो आता है वो आता है आपका यूरोप महाद्वीप, जो थोड़ा बहुत ज़्यादा कर दिया शायद मैंने, लेकिन ये थोड़ा सा ये जो नज़र आ रहा है जो लगभग इतना आपका यूरोप महाद्वीप पड़ता है। छोटी छोटी कंट्रियाँ लेकिन सारी विकसित कंट्रियाँ हैं। नीचे की तरफ जो ये आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें साउथ अफ्रीका एक देश का नाम है। फिर सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, जिसमें सबसे बड़ी कंट्री भी आती है रशिया, और भारत देश भी आता है। और नीचे न्यूजीलैंड, और ये थोड़ा सा मिलाकर जो है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुल मिलाकर 5 महाद्वीपों 6 महाद्वीपों की आज जो है थोड़ा सा मैंने आपको ज्ञान दिया। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि 15वीं शताब्दी से पहले ये 6 के 6 जो महाद्वीप थे, इनके लोग एक दूसरे के बारे में कोई जानते नहीं थे कि हमारे से आगे किस तरह की दुनिया है। खासतौर पर चारों तरफ समुद्र था, और आपको पता है कि ये लगभग 71% जो ज़मीन है उसमें महासागर हैं। तो इन महासागरों को लांघना 15वीं शताब्दी से पहले बहुत ही मुश्किल कार्य था, और जिन लोगों ने कोशिश करी वो कभी वापस नहीं आए। तो वो महाद्वीप जिसने कोशिश करी और वो कोशिश कामयाब हुई वो था यूरोप महाद्वीप। यहाँ से लोग जो है वो अमेरिका की तरफ भी गए, और यही एशिया में, और यही ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचे। तो हम आज जो बात कर रहे हैं कि ये किस तरह से संभव हो पाया, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस अध्याय में जो बात करेंगे हम वो करेंगे 4 अमेरिका की जो सभ्यता रही हैं, उनमें नाम है अरावाक, एंचेटिक, इंका, और साथ में नाम आता है नीचे माया सभ्यता। इन सभी की बात हम जो है वो इस अध्याय में करेंगे, और साथ में ही बात करेंगे कि भौगोलिक खोजें क्यों हुई। भौगोलिक खोजें मतलब कि यहाँ से इन देशों की खोजें क्यों हुई, और यही देश क्यों थे जिन्होंने इस वजह का कारण। और अगर मैं देशों की बात करें तो यहाँ पर जो थोड़ा आगे करेंगे बात, क्योंकि इस मैप में थोड़ा सा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो संस्कृतियों का टकराव मैंने आपको थोड़ा क्लियर कर दिया कि क्या बात है। और भौगोलिक खोजों के कारण आज हम, क्योंकि इतना बड़ा पूरा नहीं पढ़ पाएंगे एक दिन में ही चैप्टर, तो आज केवल हम, और वो है भौगोलिक खोजों के कारण, कि 15वीं शताब्दी के पश्चात जो देश थे, खासतौर यूरोपीय देश थे, उन्होंने भौगोलिक खोजें करी। और किस रास्ते के द्वारा? वो था समुद्री रास्ते के द्वारा। इससे पहले जितना भी व्यापार होता था वो पैदल रास्तों से होता था। और यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप जो व्यापार किया करता था वो ज़्यादातर जो अरब कंट्री थी उनके साथ करता था। अरब कंट्री कौन सी हुई?
अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो ये आपकी अरब कंट्रीज़ हैं, इस साइड को जो पश्चिमी एशिया की तरफ आती है, जो मुस्लिम कंट्री हैं। यहाँ ये पड़ा आपका यूरोप, तो यूरोप से लगभग इन देशों के साथ जो है व्यापार होता था। लेकिन ये अब अरब तो आपको मालूम है सारा का सारा रेगिस्तानी जो है वो एरिया है, यहाँ पर कृषि प्रधानता नहीं है, तो जो भी उत्पाद होते थे वो कहाँ से लाते थे, ये अरब देश लेकर आते थे। हमारे ख़ास तौर पर ये नीचे आपका जो दक्षिणी जो आपका एशिया है वहाँ से इन चीज़ों को ये लेकर आते थे अपने पास, और यहाँ से ये इन चीज़ों को बेचते थे यूरोप के साथ। तो अब यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ पर एक छोटा सा जो है ग्रीन सा पॉइंट जो नज़र आ रहा है, ये ग्रीन जो है, और ग्रीन के साथ ही एक ब्राउनिश भी है, बहुत छोटा इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप दो जगह, एक जगह ब्राउन है और एक जगह ग्रीन जो है कलर दिखाया गया है। ये दिखाया गया है कि यहाँ से यूरोप में दो देश थे, एक पुर्तगाल जिसने जिन जगह को खोजा सर्वप्रथम, जिसमें भारत भी शामिल था। अगर आप देखेंगे कि भारत में जो निशान है वो ब्राउन है, तो ब्राउन जो है वो पुर्तगाल का निशान है, जो ग्रीन है वो स्पेन का निशान है। तो स्पेन ने जिन जगहों को खोजा, जिन देशों को खोजा, वो ग्रीन दिखाए गए हैं, जिसमें अमेरिका के अधिकतर, दक्षिण अमेरिका के और ये उत्तरी अमेरिका के, इन जगहों को खोजा। अगर पुर्तगाल की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर पुर्तगाल में नीचे की तरफ ये अफ्रीका में बहुत सारे देशों की खोज जो है वो पुर्तगाल के द्वारा हुई। भारत का भी देखेंगे आप, भारत का ये जगह पुर्तगाल की वास्को डी गामा ने की थी, और इस तरह से जो है ये बताया गया है इस मैप के जरिए कि इस तरह से खोज। तो दो देशों की बात मैं जो कर रहा हूँ अभी, पुर्तगाल और स्पेन, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा जो है भौगोलिक खोजें की। अब बात करेंगे, सीधे ही तौर पर आते हैं, वो करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या थे। बड़े आराम से आपने समझना है, ढंग से समझना है। पहला उद्देश्य आता है वो है आर्थिक उद्देश्य, इंपॉर्टेंट है आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था थी वो गिरावट से दौर से गुजर रही थी। गिरावट का मतलब है कि जो मुनाफा नहीं हो रहा था, जो भी बिजनेस था वो नीचे की तरफ जा रहा था, आमदनी कम हो रही थी। वैसे अगर मान लिया, उदाहरण लेते हैं आज की डेट में, तो आजकल जो है पूरे विश्व में मंदी छाई है। वजह क्या है? कोरोना फैला, और उस वजह से क्या बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे लघु उद्योग, हर तरह के जो है मार पड़ी है सबको। तो इसलिए सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था थी, जो कमाई थी, वो ख़त्म हो गई है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ उसमें 14वीं और 15वीं शताब्दी में, यूरोप की बात करते हैं, सिर्फ यूरोप महाद्वीप की, ये यूरोप इस साइड का, इस साइड को यूरोप पड़ा। तो ये यहाँ पर आर्थिक मंदी की मार पड़ी, और इस कारण अब क्या था, इनको ये लग रहा था कि अब उन देशों को, बाहरी देशों की खोज करना आवश्यक हो गया, ताकि उनके साथ वहाँ से या तो उनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाए, या किसी लूटमार के जरिए जो है पैसा वहाँ से निकाला जाए। तो ये एक तरीका जो निकाला जा सकता था अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। दूसरा एक और भी कारण था कि 1452 ईस्वी में, ये डेट भी याद रखने वाली है कि 1452 इसमें क्या था, जो टर्की था, यह है तुर्की का जो साम्राज्य था, इसने जो है वो यहाँ पे नाम दिया गया है इस्तांबुल। आज नाम इसका आता है इस्तांबुल, उस टाइम जो है कहा जाता था कस्तूनिया। तो ये इस्तांबुल था जिसे कस्तूनिया पुराने समय में कहा जाता था। तो इस पर इन्होंने, जो तुर्की वालों ने अधिकार कर लिया। ये वो जगह थी जहाँ से होते हुए ये अपना रास्ता जो है वो एशिया की तरफ जाते थे व्यापार करने के लिए। अब ये जो पैदल चलने वाला रास्ता था ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया, तुर्की ने इसको पूरी तरह से क्लोज कर दिया, बंद कर दिया गया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ये सीधे तौर पर, ये जो देश थे यूरोपीय देश, ये सीधे तौर पर ही उन देशों के पास साथ व्यापार करें जहाँ से ये सामान लाया करते थे, जिसको ये खुद बेचते थे, किसके साथ, यूरोपीय देशों के साथ। तो जो मुनाफा कमाते थे, बीच में बिचौलिए जिसे कहा जाता है, अरब देश वैसा ही करते थे। भारत से, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो भारत से जो मोती होते थे, या हम बात करते हैं मसालों के लिए दक्षिण भारत बहुत प्रसिद्ध था, तो ये यही ले जाते थे। कौन? हम बात करें जो बिचौलिए, बीच के जो अरब देश होते थे, और अरब देशों के साथ ही व्यापार जो है उनके साथ हुआ करता था। लेकिन अब जो है वो यूरोपीय देश चाहते थे एक ऐसा रास्ता खोना, जो जमीन का तो बंद हो गया, लेकिन अब उनके पास एक ऑप्शन थी, वो था कि समुद्र के जरिए या सागर के जरिए जो है जाना, भारत तक पहुंचना। तो एक कारण हो गया, आर्थिक उद्देश्य को आपने क्लियर कर दिया कि आर्थिक उद्देश्य अपना पैसा कमाना, पूंजी कमाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने क्या, भौगोलिक खोजों को चुना। दूसरा जो कारण आता वो है
नए आविष्कार। देखिए 15वीं शताब्दी से पहले मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई नाविक निकला होगा तो बहुत ही कम था जो जिसका जो वापस पहुंचा होगा। वो इस वजह से क्योंकि उसके पास जो है कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि जिससे उससे बचा जा सके। जैसे कि अगर हम बात करें 15वीं शताब्दी के बाद जो है दो तरह के आविष्कार आए। एक था 1380 ईस्वी में, और ये था कुतुबनुमा यंत्र जिसे कहा जाता था दिशा सूचक यंत्र। ये जो दिशा सूचक यंत्र, यहाँ देखिए आप, ये दिशा सूचक का मतलब हुआ कि दिशाओं का ज्ञान होना उस यंत्र से। हर आप उस यंत्र को देखें और पता करें कि आप किस दिशा में हैं। जैसे कि अभी आपको आज की डेट में बहुत सारे जो है यंत्र बन गए, और आपको पता है क्योंकि जो दक्षिण और जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर अगर मैग्नेट लगाया जाए तो उसका एक सिरा जो है हमेशा उत्तर दिखाता और एक जो है आपका दक्षिण की तरफ जो है रहता है, अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ये रिएक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसी व्यवस्था के हिसाब से जो है दिशा सूची के अंदर जो है पहली बार बनाया गया। और इससे क्या था कि जब समुद्र में आदमी जाता था तो ये अथाह है, 71% जो है वो महासागर है। तो सोचिए आप, जगह कहीं भी नहीं दिखती है तो दिशाओं का खास तौर पर दिन को कोई अनुमान नहीं होता था। रात को जो लोग लगाते थे वो ध्रुव तारे की दिशा लगाकर पता लगते, रात को ध्रुव तारे की स्थिति को हिसाब से। लेकिन 12 घंटे तक वो कितना किस तरह को चलते रहे ये कोई पता नहीं था। इस प्रकार से वो भटक जाते थे और पूरी तरह से ख़त्म हो जाता था उनका अभियान। तो इसी प्रकार से दूसरा जो था, लेकिन अब क्या आ गया, दिशा सूचक यंत्र आ गया। पहला नंबर एक दिशा सूचक यंत्र जिसने प्रोत्साहित किया कि अब वो जा सकते हैं, उनको पता है दिशा किस दिशा में जाना है। दूसरा यंत्र जो है वो आया 1609 ईस्वी में और था गैलीलियो द्वारा बनाया गया दूरबीन। अब कई बार ऐसा होता था कि हम जा रहे हैं लेकिन नंगी आंख से कई बार बहुत दूरी तक नहीं देखा जा सकता था, और ये मालूम ही नहीं होता था कि नज़दीक भी चलेगी और उसका पता नहीं चला और फिर से हम सागर में ही भटकते रह गए। तो इसलिए दूरबीन ने अब वो कर दिखाया जो आदमी की जो नंगी आंख थी वो नहीं कर सकती थी। तो इस प्रकार से ये दो चीज़ों के आने की वजह से जो है अब नाविकों को और भी साहस हुआ, वो और भी सक्रिय हुए, किसके लिए, भौगोलिक खोजें करने के लिए। तो ये दूसरा कारण हो गया कि इसलिए भी जो है 15वीं शताब्दी के बाद जो है वो भौगोलिक खोजें शुरू हुई। फिर तीसरा जो कारण देखिए, तीसरा कारण टॉलेमी की ज्योग्राफी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। टॉलेमी ने एक ज्योग्राफी की किताब जो है वो लिखी, और ज्योग्राफी आजकल सब्जेक्ट है। तो 1477 ईस्वी में जो है इसको मुद्रित किया गया था। और टॉलेमी जो मिस्र के रहने वाले, याद रखना आपने, तो इन्होंने एक पुस्तक जो है लिखी जिसको कहा गया टॉलेमी की ज्योग्राफी। और इस किताब में उन्होंने बहुत सारी जगहों को दर्शाया, लेकिन कैसे, देशांतर और अक्षांतर रेखाओं के द्वारा। बड़ी और खड़ी रेखा जिन्हें कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये सबको मालूम है। अगर यहाँ मानचित्र पड़ा गया, कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आती हैं और कुछ आती हैं इस तरह से, जिन्हें लैटिट्यूड कहता है, इन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अब किसी देश की स्थिति का पता करना हो तो आज की डेट में मानचित्र में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ही पता लगता है। तो पहली बार एक वैज्ञानिक सोच के साथ, वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो है वो टॉलेमी ने मानचित्रों को बनाना शुरू किया था, दिखाया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अब उन्हें मालूम पड़ गया कि कौन सी जगह किस जगह के ऊपर स्थित है। लेकिन इसमें सिर्फ एक कमी ये थी कि जो ये इन्होंने किताब जिसकी को बनाया गया था, जो मानचित्र तैयार किए गए थे, इसमें जो महासागर थे उनको कम करके आंका गया। देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे मैक्सिमम जो ज़मीन ही नज़र आपको आ रही है और जो महासागर वो कम आ रहे हैं। इसका मतलब उनको ये मालूम नहीं था उस समय क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है नाविकों ने यात्रा नहीं करी थी जिससे ये मालूम हो सके कि सागर कितने ज़्यादा हैं। तो इस तरह से ये थोड़ी सी कमी जो है वो टॉलेमी की थी। लेकिन फिर भी इसने टॉलेमी की जो ज्योग्राफी थी, उसके जो मानचित्र थे, उसने प्रोत्साहित किया किसे, नाविकों को यात्रा करने के लिए, नए देशों की खोज करने की। तो ये तीसरा बड़ा कारण था टॉलेमी की ज्योग्राफी। फिर आता है चौथा कारण, और था मार्को पोलो की यात्राएं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं इतिहास में जिन्होंने अपने कार्यों के द्वारा अपना जो नाम है वो अर्जित किया है, और इसी प्रकार से मार्को पोलो को भी आज चौथे नंबर पर याद किया जाता है भौगोलिक खोजों के कारण। मार्को पोलो जो था उससे यात्रा करने का बहुत शौक था। वो जो है लगभग 17 वर्ष तक, याद रखना है,
कुबलई खां के दरबार में जो है वो रहा। कुबलई खां कहाँ था? अगर कुबलई खां से पहले की बात करते हैं तो चंगेज़ खां का नाम आपने सुना होगा, +1 में आपने पढ़ा है। चंगेज़ खां का जो साम्राज्य था वर्ल्ड विश्व में से याद किया जाता है। ये लगभग यूरोपीय महाद्वीप से शुरू होता था और चाइना का अंतिम छोर, रसिया का आधा भाग, और ये भारत की उत्तर की तरफ को जो चाइना से हिस्सा आता है, लगभग इतने हिस्से के ऊपर इसने जो राज किया अपने शासनकाल में चंगेज़ खान ने, और आगे उसे कुबलई खान ने इसे बढ़ाया। तो जो सिल्क रूट है फलाना हो, सब कुछ यहीं से होकर जो हो जाया करते थे। इसकी बात ज़्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके संबंध नहीं है हमारा। तो मार्को पोलो जो रहा वो यहाँ पर, इनकी जो राजधानी थी वो पीकिंग थी। तो इस राजधानी के ऊपर वो लगभग कितने रहा, 17 वर्ष तक उसने यहाँ बिताया। किसने? मार्को पोलो ने। जब ये वापस गया समुद्री रास्ते से होता हुआ, तो ये कहाँ, किन किन देशों से होता है देखिए, ये भी बात कर लेते हैं। ये देश थे जापान, बर्मा, भारत, थाईलैंड, और यहाँ से होता हुआ इटलैंड। अगर मैं यहाँ से करता हूँ आपको इस तरह से, तो ये यहाँ से होता हुआ और बाद में ये कहाँ चला गया, आपके इटली देश में जो है वो निकल गया। ठीक है जी। तो इतनी यात्रा करने के बाद, क्योंकि ये बीच में उन देशों के ऊपर रुकता रहा, भारत में भी रुका, जापान में भी रुका, या जो है श्रीलंका से होते हुए गया तो वहाँ भी। तो इस तरह इन देशों में क्या क्या चीज़ें जो है उसको आकर्षित करी, क्योंकि विदेशियों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि पैसा किस चीज़ से बनता है। तो उन्होंने जाते ही अपनी जो किताब थी मार्को पोलो की यात्राएं, उस किताब में उसने क्या लिखा, उसने लिखा चीनी के बारे में, कपास के बारे में, गर्म मसालों के बारे में, सोने और बहुमूल्य जो धातु थे या जो रत्न थे उनके बारे में लिखा गया। अब जब इस किताब को पढ़ा गया कहाँ, वेस्टर्न में, जो तो उन यूरोप के देशों में, तो वो भी लालायित हो गए कि हर कोई चाहता था कि अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारे, हर कोई चाहता था अमीर बनना। तो इस प्रकार से इसके कारण, पैसे के लालच के कारण मूर्ख, या तो हम कह सकते हैं बात करें मार्को पोलो की यात्राएं, तो इस किताब ने भी जो है वो बढ़ावा दिया लोगों को भौगोलिक खोज करने के लिए कि मुनाफा होगा, हम निकलेंगे तो हम मुनाफे में रहेंगे। इस तरह से लोग जो है, ये चौथा कारण बना। पांचवा देखिए कारण एक और आता है, ये जुड़ जाता है, वह धार्मिक उद्देश्य। विश्व में आज जो है सबसे, जो नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा धर्म जो जिसे मनाया जाता है या लोग मानते हैं, वो कौन सा है? वो है ईसाई धर्म। और बड़ी अजीब बात है कि हमारा धर्म पुराना होने के बावजूद भी हमारा केवल 1 या 2 देश में सीमित रह गया, या बौद्ध धर्म जिसे भारत से ही उत्पत्ति हुई और आज बहुत सारे देश मानते हैं, लेकिन वो भी दूसरे तीसरे का नहीं रहा नंबर। तो नंबर 1 कौन रहा? वो नंबर रहा ईसाई धर्म। इसके पीछे कारण क्या था कि ईसाई धर्म के जो लोग थे उनके पास एक तो धन की कमी नहीं थी, दूसरा वो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने जो जिस सोच को अपनाया वो हमारे से 100 वर्ष की आगे की थी और आज भी उसी ही तरह की। आज हम अगर अपने आप को देखें कि हमारा रहन सहन देखें, सिर्फ ये नहीं रहन सहन कि हमारे आचार विचारों को देखें, तो आज भी मैं देख रहा था पिछले कल एक न्यूज़ लगी थी जिसमें किसी एक के धर्म के बारे में कुछ किसी ने पोस्ट करा और क्या हुआ कि बहुत सारी गाड़ियों को आग से जला दिया गया। अब सोचिए, जो जिन गाड़ियों को आपने आग लगाई वो किसकी प्रॉपर्टी थी? वो हमारी ही प्रॉपर्टी थी, और गवर्नमेंट अब क्या करेगी? उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए हमारे ऊपर टैक्स लगाएगी। तो जो पैसा कहीं और लगना चाहिए था वो पैसा कहाँ लग रहा है? तो सोच, सबसे बड़ी बात है कि हमारी सोच और उनकी सोच में दिन रात का फ़र्क। तो धार्मिक, अब करते ईसाई। जो ईसाई मिशनरियाँ थी उन्होंने क्या किया कि उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस पैसे को कहाँ लगाया? जो नाविक जाना चाहते थे उनको स्पॉन्सरशिप करने के लिए कि हम आपकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। वास्को डी गामा अगर जब वो निकले थे तो उनके पास केवल अपने पास इतना धन नहीं था कि वो खुद अपने अकेले दम पे जो है निकल पड़े। जो 3 जहाज आए थे वो किसी शासक द्वारा दिए गए, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो स्पॉन्सरशिप होती थी उनमें जो है वो धार्मिक जो संस्थाएं थी जिनमें मिशनरियाँ बात करती हैं। आज भी अगर भारतवर्ष में बात करें तो दक्षिण भारत में जाएं तो मिशनरियाँ बहुत ही एक्टिव हैं, और हिमाचल की बात करें तो अब हिमाचल में भी बहुत एक्टिव हो गए हैं। अगर मैं अपने ही मंडी डिस्ट्रिक्ट में बात करूं तो सुंदरनगर में अगर आप जाएं बहुत सारी मिशनरी वहाँ पर लोगों को जो ईसाई की तरफ, ईसाई मत की तरफ जो है वो झुकाव कर रही हैं, और लोग भी उसकी तरफ जो है जा रहे हैं। उसके कारण है बहुत सारे। तो
यही कारण था कि इन मिशनरियों को द्वारा पैसा लगाना किसके ऊपर, भौगोलिक खोजें की जाए और वहाँ पर जाके ये खुद उनके साथ, व्यापारियों के साथ खुद जो है वो पहुँचते थे। देखिए ये बड़ी मानसिकता होती है कि किसी आदमी को अगर आपने अपने बस में करना है तो सबसे पहले उसका धर्म ही परिवर्तन करो, अपनी तरह बना लो, तो अपने आप फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो ये विडंबना जो है हर जगह पे रही है। मुसलमानों ने हर आदमी को मुसलमान बनाने की कोशिश करी ताकि वो अपना हो जाए, संख्या बल को बढ़ावा करने के लिए। तो ये जो कारण रहा, ये चौथे नंबर का जो कारण है, पाँचवें नंबर का धार्मिक उद्देश्य, इसने भी जो है वो बढ़ावा दिया किससे, यस, मतलब भौगोलिक खोजें करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और पांचवा जो कारण है वो जानते हैं कि क्या कारण रहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइबेरिया, याद रखना है, आइबेरिया के द्वारा जो योगदान था, प्रायद्वीप। अब आइबेरिया जो प्रायद्वीप है उसे कहा जाता है, कौन सी बात करेंगे, पुर्तगाल और स्पेन, जिसकी बात मैंने पहले ही आपको बता दिया था, नक्श में बता दिया कि ये दो देश कहाँ पे हैं। तो स्पेन और जो पुर्तगाल का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता आइबेरियाई प्रायद्वीप। अब इसने सबसे ज़्यादा जो है भौगोलिक खोजें की 15वीं शताब्दी के पश्चात। तो इसके पीछे कारण क्या थे वो भी जान लेते हैं एक एक करके। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्पेन और पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। देखिए पैसा अगर आपके पास है ना, धन है, तो ही आप बड़े बड़े कार्य जो है वो कर सकते हैं। ख़ासतौर पर बाहर जाना, उसके ऊपर क्या है कि आपको जहाज़ भी चाहिए, उन्नत किस्म के जहाज़ चाहिए, आपके पास जो है वो अच्छे नाविक भी चाहिए, फिर आपके पास सैनिक भी चाहिए। तो इस प्रकार बहुत खाने पीने के लिए जो है वो सामान भी चाहिए। तो बहुत सारा पैसा जो है लगता था, खर्च होता था। तो इसलिए ये वही कर सकता था जो धनी देश थे। तो इसलिए धन की कमी जो है वो स्पेन और पुर्तगाल के पास नहीं थी। तो पहला कारण हुआ ये, इसलिए जो है इन देशों ने ज़्यादा जो है उस समय भौगोलिक खोजें करी। दूसरा कारण कि इन देशों के शासक अपने खजाने में वृद्धि करना चाहते थे। ऐसा ही होता है कि एक व्यक्ति जो अमीर है ना, बोलते 99 के जो उसमें आ गया वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो वैसा ही है कि ये देश अमीर थे लेकिन ये और भी अमीर बनना चाहते थे। तो ये जो भूख थी अमीर बनने की, इसने भी जो है वो बढ़ावा दिया भौगोलिक खोजों के कारण का। तीसरा जो कारण है वो है दुनिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना, जिसकी बात मैं कर चुका था। क्योंकि ये लोग ईसाई धर्म को मानने वाले थे, इसलिए इस धर्म का प्रचार करना चाहते थे। ईसाई मिशनरी ने इनमें सहयोग दिया, स्पॉन्सरशिप किया। तो इस प्रकार से तीसरा कारण हुआ। चौथा कारण क्या कि धर्म युद्धों में क्या था कि जो पूर्वी देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध थे वो स्थापित थे, लेकिन वो और भी सही हो सकते थे रिश्ते किस तरह से। अब करते थे, पहले धर्म युद्धों की बात करें। धर्म युद्ध किसके कारण हुआ था? ये था ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जेरूसलम को लेकर। अगर मैं थोड़ा सा मानचित्र अगर करूँ तो ये मान लेते हैं कि ये यूरोप है और ये जो है हमारा पश्चिम एशिया है। यहाँ पश्चिम एशिया में क्या था, इस जगह के ऊपर मान लेते हैं कि ये जो हमारा इजराइल, फिलीपींस जो इजराइल में पड़ता है आपका, आज का अगर मैं कहूँ तो इजराइल बोलते हैं, उसमें जेरूसलम एक जगह है जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब क्या हुआ कि पोप जो ईसाई धर्म का सबसे बड़ा गुरु था, उन्होंने कहा कि इस जगह को मुसलमानों के कब्जे से, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम समाजों का कब्जा था 13वीं-14वीं शताब्दी में, तो क्या किया, वहाँ से लोग आए, सैनिक आए और उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किए। लगभग ये 12-13 वर्ष तक ये जो है धर्म युद्ध चलते रहे। तो ये लोग जिन्होंने कभी भी जो है वो पश्चिम की तरफ पूर्व की तरफ रुख नहीं किया था, जब वो यहाँ पर आया तो यहाँ के डेवलपमेंट देख के जो है वो चकित रह गए। उनको मालूम हुआ कि कारण क्या है इनके डेवलपमेंट, तो वो कारण था यहाँ का व्यापार जो बहुत उन्नत था। तो अब ये व्यापार किस चीज़ का होता, वो भी मैं पहले कह दिया कि ये लोग कहाँ से लाते थे, हमारे देश थे पश्चिमी, ये पश्चिम हमारा पश्चिम एशिया, हम कहाँ पड़े, पूर्वी एशिया की तरफ, दक्षिण एशिया, तो यहाँ से ये सामान लेने के लिए आते। अब क्या हुआ, यूरोप वाले जो है अब यहाँ तक तो आ गए, अब यहाँ से उनको आसान होगा क्योंकि यहाँ से और जानकारी इनको मिली, तो ये भी कारण मिला कि उनको एक कारण हो गया कि इससे आगे भी वो जा सकते थे। अब ये मार्ग भी प्रशस्त हो गया उनके लिए। फिर आता है पांचवा, ये है यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को शासकों द्वारा हर संभव सहायता दिया जाना। उस समय केवल जिन दो देशों ने विश्वास दिखाया नाविकों के साथ, वो केवल थे स्पेन और पुर्तगाल।
इन दो देशों के शासकों ने ही इन्हें हर संभव जो सहायता थी, चाहे वो समुद्री जहाज़ देना हो, चाहे वो सैनिक देना हो, चाहे वो खाने पीने का सामान देना हो, हर तरह से इन्होंने इसको स्पॉन्सर किया। तो इसलिए भी इन दो देशों से ज़्यादा जो है वो भौगोलिक खोज करने में सक्षम हुए। उसके बाद अंतिम जो कारण है वो जान लेते हैं, वो कौन सा था। वो था हेनरी द्वारा, राजकुमार हेनरी का योगदान। अब हेनरी जो है वो पुर्तगाल के राजकुमार थे। ये अपने पिता से बिल्कुल अलग सोच रखते थे और ये सोच के हिसाब से अगर बात करें तो इन्होंने अपने यहाँ पर एक स्कूल बनाया था सारगेस में। और ये स्कूल जो है विशेषतः किसकी बात करते हैं, नाविक की बात करते हैं, वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं, मानचित्र की बात कर रहे हैं। ये सारी संबंधित जो है, इन सभी संबंधित से ये स्कूल खोला गया था, क्योंकि यही चीज़ें जो है चाहिए थी। एक जो भौगोलिक खोज करने वाला नाविक है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए क्या विश्व भर के जो विद्वान थे इस धर्म में, वो एक जगह पर आए, उनको प्लेटफॉर्म मिला, एक स्कूल मिला, और इस प्रकार से जो भावी योजनाएं थी वो तैयार की गई। किसके द्वारा? हेनरी के द्वारा, पुर्तगाल के राजकुमार के द्वारा। और इसलिए इनको कहा जाता है हेनरी दी नेविगेटर। तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, इसलिए भी जो है वो खोजें हुई। तो ये 5 या 7 कारण, सॉरी, ये हमने आज 7 कारण पढ़े एक एक करके। और अब अंत में जो है केवल एक तस्वीर जिसकी मैंने लगाई है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये नीचे नाम लिखा गया है, नाम है थॉमस एल्वा एडिशन। अगर आप कभी भी नेट में निकालें या आपने अगर पढ़ा होगा इनके बारे में तो आप हैरान रह जाएंगे कि अपने को भी कंपेयर किया जा सकता है। और आप हैरान इसलिए रहेंगे, इनके बारे में कहानी है बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2-3 बार पार्ट में इस कहानी को मैं आपके साथ जो है वो रखूँ। ऊपर लिखा है, एक मूर्ख बच्चे ने रचा इतिहास। ये वो बच्चा था जिसे उत्सुकता बहुत ज़्यादा थी। बचपन से ही ये इतना उत्सुक व्यक्ति था, बच्चा था, कि ये अपने टीचर से ही पूछ लेता था कि भाई बताओ आदमी क्यों नहीं उड़ सकता है, या पूछेगा भाई तितली कैसे उड़ रही है। जिज्ञासा जैसा सा भाव है कि हम जो है वो इस हमारे गर्दन जो है जिराफ की तरह क्यों नहीं है। तो एक जिज्ञासा थी, और इससे इनके प्रश्नों से जो है वो तंग आ गए थे टीचर। और मानते हैं कि एक बार उसने क्या किया कि अपने जो सहपाठी थे उसको उसने कीड़े मकोड़े खिला दिए, घोल बनाया और उसे पिला दिया। बाद में पूछा, क्योंकि वो बीमार पड़ गया, जब उससे पूछा तो इसने, थॉमस ने कहा, क्योंकि मैंने सुना था कि जो पशु हैं, सॉरी पक्षी हैं, वो कीड़े मकोड़े खाते हैं और इसलिए उड़ पाते हैं, तो मैं देखना चाहता था कि क्या हम भी उड़ पाएंगे। तो इस प्रकार की ये जिज्ञासा रखने वाला बच्चा था, लेकिन इसको कोई समझ नहीं पाया। और मानते हैं कि एक दिन जो है इसको कहा कि अपनी माँ को जो है स्कूल बुलाए, तो उन्हें एक लेटर थमाया गया। और जब उसकी माँ ने उसे पढ़ा तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो आंसू आ गए तो जो थॉमस था वो उसने कहा, अपनी मम्मा को पूछा कि बताएं कि क्या है उस खत में कि तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए। तो उसने कहा, बेटा इसमें लिखा है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतने योग्य टीचर नहीं हैं जो आपके इस योग्य बच्चे को पढ़ा सके, तो इसलिए जो है आप इसको ले जा सकते हैं और इसको केवल आप ही पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से उसने, माँ ने देखी, एक जो नेगेटिव चीज़ थी उसको पॉजिटिव करके जो है अपने बच्चे को सुनाया। तो आगे का जो है मैं बताऊंगा कि आगे इसके बच्चे के साथ क्या हुआ। सिर्फ आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा अपनी अपनी तरह से बड़ा होता है, उसमें गुण अवगुण अपनी तरह के होते हैं और अपनी अपनी तरह से वो लाइफ भी जीते हैं। तो बेहतर ये होता है कि जिस समाज में, जिस जगह पर वो बच्चा रह रहा है, उसको उसके साथ ही आगे बढ़ना है। अच्छा या बुरा, हर चीज़ को लेकर जो है अच्छे को समाते रहो अपने जीवन में और बुरे को बाहर निकालते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो आगे हम जो है थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में और भी अगले वाले चैप्टर में फिर से जानेंगे कि क्या था ये बच्चा। तब तक के लिए आपने बहुत ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।